सिलाई और मशीन से सिलाई, हम सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे, फिर दोनों के एडवांटेजेस देखेंगे, फिर इसमें एक्सपर्टीज के पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों से शेयर होंगे। तो हमारे इस यूनिट का मकसद क्या है, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक 6487 में इस यूनिट में आप लोग क्या क्या चीजें जो हैं वो डिस्कस कर सकेंगे कि असल में सिलाई की अहमियत क्या है, जो हमारी बेसिक स्टिचिंग होती है उसके तरीकेकार क्या हैं, कशीदाकारी क्या होती है जिसे हम एम्ब्रॉयडरी करना, हाथ से कढ़ाई करना उसको कहते हैं, बुनियादी जो मशीनें होती है सिलाई की उनका क्या तरीकेकार होता है, किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के हम डिजाइन उससे बना सकते हैं, बटन कितनी किस्म के होते हैं, उनको हम किस तरह से लगा सकते हैं, उनके बुनियादी तरीके कौन से हैं, काज कितनी किस्म के होते हैं, उनको किस तरह से बना सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, मशीन चलाने के बुनियादी असूल क्या हैं, हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, उनको कितने लेवल पे रखना चाहिए, उनको कितना देर चलानी चाहिए, चलाते हुए उनकी ऑयलिंग, उनकी मेंटेनेंस, उनकी ये सब चीजें किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे आज का यूनिट कवर करेगा 7, और उसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट 8 कवर करेंगे। जी जी आसिफा, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट्स का नंबर सेव है, मैंने कोड के साथ उसका नंबर सेव किया हुआ है। लास्ट डे का इंशाल्लाह आप लोगों को ड्यूरिंग क्लास आपको सारी पीपीटी पावर पॉइंट्स इसके शेयर कर दूंगी, कल ड्यूरिंग क्लास आपसे शेयर हो जाएंगी ये इंशाल्लाह। हमारी बेटे इसको चार्जिंग पे लगा दिया पूरा, पता क्लास में थे खलो करना, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा बस खाली लाती। कल का दिन है अभी, और शायद इसके बाद फिर अगले 14 से फिर शुरू हो जाए। ये वाली चेयर दे दो। सिलाई के दौरान जो बहुत बेसिक आपको पॉइंट्स जो अपने जहन में रखने होते हैं वो आप ये देख लीजिए। नंबर 1 पे है कि ज़हनी और जिस्मानी आमादगी के साथ और दिलचस्पी सिलाई के काम में नफासत और पायदारी का बाइस बनती है। यानी सबसे पहले तो ये कि आप अपने आप को इस काम के लिए फिट समझते हो, आपको लगता हो कि आप जो आप मेंटली और फिजिकली इस काम को करना चाह रहे हैं, आपकी विलिंगनेस हो इस काम को करने में, आपका फुल इंटरेस्ट हो काम करने में, तो उस काम में नफासत भी आएगी और ड्यूरेबिलिटी और पायदारी भी होगी उस काम में। इसके साथ साथ सिलाई मशीन को तेल देकर साफ करें ताकि दौरान सिलाई किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सिलाई मशीन में जितने भी नुक्स हैं वो सारे उसकी मेंटेनेंस और उसकी केयर ना करने की वजह से होते हैं, और उसकी मेंटेनेंस और केयरिंग में जो सबसे जरूरी चीज आती है उसकी डस्ट से सफाई और उसके बाद उसकी ऑयलिंग होती है। सिलाई और कटाई के डब्बे को अपने पास मुकम्मल और हिफाजत से रखें ताकि चीजें ढूंढने के लिए बार बार न उठाना पड़े, क्योंकि ये चीजें जो है वो आपकी ज़हनी और जिस्मानी जो आमादगी है और हम आहंगी जो होती है, उसकी कोऑर्डिनेशन जो होती है आपकी फिजिकली और मेंटली, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आप गलतियां करते हैं फिर अपनी स्टिचिंग और कटिंग में। काम वाली या सिलाई वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। नजर कमजोर होने की सूरत में ऐनक का इस्तेमाल लाजमी है ताकि मजीद नजर कमजोरी से बचते हुए काम का
मतलूबा मेयार जो है वो हासिल हो सके। बिजली को बंद करते वक्त किसी पुर्जे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मशीन चलाते हुए ढीले लिबास को ना पहने क्योंकि फंसने का खतरा होता है। और धार वाले आलात मसलन कैंची, सुई और कटर वगैरह को जेब में ना रखें क्योंकि हादसे का खतरा होता है। और उसको ओपन भी ना रखें, हमेशा उसको बंद बॉक्स में रखें ताकि कोई बच्चा पास है, आप इंटेंशनली अपनी सिलाई जो है उसमें मसरूफ हैं अटेंटिव होके, और कोई आपसे पास उठा के कोई बच्चा या ये वो इधर उधर उसको मिस यूज ना उसको कर सके। जब आप सिलाई करने लगे तो कपड़े के 2 या 3 पीस अगर आप इकट्ठे जोड़ रहे हैं तो उनको किसी ना किसी पिन के साथ जोड़ लें ताकि वो आगे पीछे हिल के खराब ना हो। सिलाई का रुख सीधा होना चाहिए और डिजाइन के मुताबिक सिलाई लिबास को खूबसूरत बनाती है। सिलाई लगातार लगाते हुए आप पिन को कपड़े से निकाल दें ताकि पिन की वजह से सुई ना टूटे और सिलाई खराब ना हो। जी, इसके बाकी पॉइंट्स है ये कि सिलाई लगाने के बाद धागे को कुछ लंबाई के बाद काटें ताकि गिरा लगाने में मुश्किल ना हो और सिलाई खुलने का अंदेशा ना रहे। ठीक है, सिलाई करते वक्त ज्यादा झुकने से कमर और कंधे थक जाते हैं, इसलिए सिलाई करते वक्त कुर्सी या स्टूल पर बैठे और मशीन से फासले पर बैठे ताकि नजर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। कपड़े के जिस किनारे पर सिलाई हो रही हो इसको सुई के दाएं सिर्फ और बाकी कपड़े को बाएं तरफ रखें। सिलाई के दौरान कपड़े को हल्का पकड़ कर रखें ताकि वजन ना आए और आगे जाने में दुश्वारी का सामना पड़े, यानी कपड़े को अपनी तरफ खींच के ना रखें कभी भी। बाएं हाथ को सुई से 3 या 4 इंच के फासले पर इस तरह रखें कि उंगलियों की मदद से सिलाई किनारे पर बआसानी आ सके और आपका हाथ जो है उस पर सुई लगने से बचा रहे। सिलाई के दौरान तेज रफ्तार दरमियानी रखें, इससे लंबी सिलाई आसानी से और नफासत से की जा सकती है। सिलाई के दौरान अक्सर धागे और कपड़े की तराश खराश की वजह से इर्द गिर्द का माहौल गंदा और बिखरा हुआ होता है, इसलिए फर्श को रोजाना साफ करना बहुत जरूरी है। कपड़े के टुकड़े जो कटिंग से बच जाएं उनको डस्टबिन में डालते जाएं साथ साथ। लिबास और काम की जगह को हमेशा साफ रखें। मशीन को कुछ दिनों को वक्फे से तेल करें लगाएं और साफ करें। सिलाई वाली जगह और सिलाई का कमरा हमेशा साफ हो। फर्श, दीवारें, छतें, दरवाजा और खिड़कियां बिल्कुल साफ सुथरी हों, हवादार हों, और ताकि आपको माहौल जो है वो खुशगवार लगे। अच्छी सिलाई के लिए जरूरी है ताकि आपका काम तरतीब के मुताबिक हो और इसके लिए काम को अच्छे तरीके से करना जरूरी है। और ये तमाम जो हदायत ऊपर मेंशन कर दी हैं ये सब की सब इंतहाई जरूरी हैं। अब सिलाई 2 तरह की हमने डिस्कस की। शुरू में आपको बताया कि हाथ से सिलाई और मशीन से सिलाई। तो हम पहले देखते हैं मशीन से सिलाई।
इसको कैसे, किसी के अंदर ये आपको स्टील की मिलेगी। तो आप दोनों से ही इस मशीन पे काम कर सकते हैं। तो हम पहले आपको ये भरना सिखाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू से सब कुछ मैं आपको आज सिखा रही हूँ, ताकि आप मशीन चलानी कैसे है वो सीख जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर तो वैसे धागा पहले भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको और भर के दिखाती हूँ कैसे भरते हैं। अब जैसे कि मैंने ये पर्पल कलर का धागा लिया है, इस सिरे को और इसमें बांध जी, दीजिए। आपको आवाज आ रही है इस मतलब इस वीडियो तरीके की? से चढ़ा दीजिए। ठीक अभी है, आपके तो सामने थोड़ा सा एक चढ़ाने वीडियो के बाद, चल रही है, उसकी आवाज आ रही है आपको? तो थोड़ा सा चढ़ाने के का मशीन में हाथ से क्या करेंगे, हाथ से अगर भरना है तो मैं सिखा देती हूँ। ऐसे ऐसे बहुत जल्दी जल्दी भर जाता है। एक बार इधर से भरो, फिर इसको पलटिए और फिर इधर से भरिए तो भर जाता है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि ये मशीन में कैसे भरते हैं। ये ऊपर से ऐसे जी, लेकर आपको आते आवाज आ हैं, रही है? ऊपर से ऐसे, और इस बॉबिन में लगा देते हैं। अगर कई लोगों की ना ये लूज होती है, मेरी भी लूज है, तो यहाँ पे आप कपड़ा रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। हल्का सा कपड़ा ले लीजिए। ये मैंने ये दिया कपड़ा, इसको ऐसे ना इसके पास रख देती हूँ क्योंकि मैंने लूज है। अगर आपकी सही है तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर मैं लगा दिया, अभी हिलेगी नहीं यहाँ से। इसके साथ कपड़ा रख दिया। अब ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे और मैं मशीन को, अगर हाथ वाली है तो हाथ वाली को ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है, अभी मेरे ना यहाँ पे हाथ निकाला हुआ है, इसलिए मैं मोटर से चला देती हूँ इसको। इसको थोड़ा सा दबाएंगे, इसको ये वाले लिस्ट को दबाते हैं। ठीक है, मैंने हाथ में ऐसा धागा पकड़ा और ऐसे इसको एकदम से पकड़ना नहीं, कसना नहीं है, हल्का सा रखा और ये भर गया। अब हम इसके अंदर से निकालेंगे, ये निकल गया। ये कपड़े को साइड कर दो, हल्का सा फंसाना है। अब इसमें मशीन को चलाने का तरीका आपको बता रहे हैं कि उसको तो कैसे ये मेंटेन आपकी करना बॉबिन केस होता है। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ। ये बॉबिन केस होता है, इसके अंदर इसको डालते हैं, ये धागा है, धागे को ऐसे लेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये धागा है ना, इसके अंदर ये पट्टी सी बनी है, इसके अंदर से निकाल के ये इधर मोरी की तरफ आ जाएगा। अब ये डल गया है। डलने की पहचान क्या है, ऐसे डाल के देखो, ये गिरता तो नहीं है, नहीं गिर रहा, तो ये डल चुका है। ठीक है, अब ये डल चुका है। अब हमें इसको मशीन के नीचे लगाना है। तो ये मैं आपको ऐसे लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। इसके अंदर तो फ्रेंड्स, इसके अंदर डालना है हमने इस बॉबिन को। तो ये बॉबिन पकड़ेंगे, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे डाला, ऐसे नहीं, बिल्कुल अंदर तक, ये टक, मतलब ये यहाँ तक घुसेगा। ठीक है, तो ये अपने अंदर जाएगा। तो अब ये लग चुकी है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये हमारी रील है, इसको इधर लगाया और यहाँ से इसके ऊपर लेते हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। और इस साइड पे ये इसके ऊपर से लेते हैं, ये है ना, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कट, इसके अंदर से धागा लेते हैं इस तरीके से, ये। और अब क्या करेंगे, अब ये रील है, इसमें से निकालेंगे और एक ही बार बस ऐसे निकाल लिया हमने। और अब उसके अंदर एक बार ले गए। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब उसके अंदर से ये वाला होल है, इसके अंदर डालना है इसको, इसके अंदर धागा डालेंगे, डल गया, यहाँ से बाहर आ गया। अब क्या करना है, ये धागा डल गया है। अब इसको इसके नीचे रख देंगे। तो मैंने आपको सिखाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे सिखाती हूँ। पहले आपने बस क्या करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया घर पे, जो बचा हुआ हो या फिर पुराने सूट हो या ड्रेस हो जिसको फेंकना है, उस पर पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए एक बार इसको वन फोल्ड करा, वन, और एक बार दूसरी बार फोल्ड किया आधा इंच के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको कपड़े को पहले फोल्ड करना है। ठीक है, और अब सबसे पहले तो आप सीधी सीधी लाइनें लगाना सीखना। सबसे पहले बिगनर्स को सीधी सीधी लाइनें लगाना आना चाहिए। अब ये जो फोल्ड किया है, आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। ये जो फोल्ड किया है आप चाहें तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा करती हूँ। इसको उठाया मैंने लीवर को, ये 2 बार फोल्ड किया। अब इसको इसमें लगाऊंगी, इसको लीवर को ऐसे रख दिया। अब ये है हमारा। ठीक है, इसको अब मशीन को चलाना है। अगर हाथ वाली मशीन तो अब क्या करना है, अब मशीन को चलाना है। अगर हाथ वाली मशीन है तो यहाँ साइड पे होगा, उसको इस तरीके से अगर आपकी ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है। ठीक है, अगर आपकी मोटर वाली मशीन है तो मेरा पैर है ऐसे, तो पैर वाली मशीन है तो मैं उसको मोटर को चलाऊंगी। अब ध्यान रहे कि आपको ना, या तो अगर आप बिगनर है तो आप इसके पैर का निशान लगा लीजिए कि हाँ इसका पैर यहाँ पे आना चाहिए। जो इसके पैर के बीच का मार्जिन होता है यहाँ पे सिलता है।
पहले क्या करना है, हमेशा थोड़ा सा चलाते हैं। जब आप हाथ वाली मशीन को यूज करें तो पहले मैं थोड़ा सा चलाती हूँ, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर मोटर को स्टार्ट करते हैं या फिर अपने हाथ वाली मशीन को तेज करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से चल जाएगी। अब यहाँ पे टर्न करते हुए, अब कल से आप सब लोगों ने अपना अपना एक सूट सिलाई कर देना है, ठीक है ना। अपनी अपनी एक शर्ट लाजमी कल सिलाई कर लेनी है सबने। और जब मैं आपको प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप करूं तो उसके साथ साथ आप सब लोगों ने अपनी अपनी एक शर्ट जो खुद स्टिच की होगी उसकी मुझे पिक जो है वो सेंड करनी है। यहाँ से ऐसा फोल्ड किया, एक बार और। वेरी गुड मारिया। जिस दिन आपने ये सिलाई नहीं होगा ना, बस उसके बाद मतलब आप सही हो गए। इसलिए आपकी मशीन की सिलाई ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। इसको लगेगा आपको लगेगा टाइम, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, बस ये वाली सीधी सीधी लाइन सही लगाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप डेफिनेटली एक दिन सही कर पाएंगे। आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप लगातार 10 मिनट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर का ब्रेक लीजिए, 10-10 मिनट का ब्रेक लेकर दोबारा ट्राई कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज मैंने बेसिक्स मैंने सिखाया, धागा डालना और बॉबिन कैसे भरते हैं और ये सिलाई कैसे लगाते हैं। आप ओके जी, ये आपकी हो गई। देन हम आगे अपनी क्लास जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि कपड़े की इकसाम कौन कौन सी होती है, वो हमने कल भी देखी कि, और उन कपड़ों को सिलाई करते हुए हमें कैसे धागे और किस तरह से उसको मेंटेन करना होता है। और उसके बाद ये है कि लिबास का मकसद और इस्तेमाल, ये हमने कल बहुत अच्छी तरह से इसको डिटेल से देख लिया था जी। ये टांकों की इकसाम है। सादा सीवन किसे कहते हैं, सिलाई लगाने का तरीका अभी आप लोगों ने देखा। सादा सीवन, ऊपर का बखिया क्या होता है, दोहरा बखिया क्या होता है, गुम सीवन या चोर सीवन क्या होता है। अच्छा चलिए, गुम सीवन या चोर सीवन क्या होती है, इस पे जरा सब अपने अपने व्यू दें मुझे जल्दी से। जो कपड़े स्टिच करती हैं उनको तो सब पता होगा ना, जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम ये काम करेंगे कि जो हमारे पास सिलाई वाली मशीन है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए आपके सामने पड़ी है। जो आज की वीडियो ये मैंने बनाई है टांके के हवाले से। जितनी भी आपको प्रॉब्लम आती है उस बारे में बता दूंगा उसको कैसे आप उसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सुमेरा आपने ठीक कहा। जो मसला आएगा वो मैं
बिल्कुल कायनात आपने भी पूछा कि अक्सर औकात आपके ये भी ठीक है, इसमें ये वाला नहीं मसला आता है। मुसर्रत आपने भी ठीक बताया। अच्छा अब देखिए शायद इसमें आपको नई चीज मिले। इसमें व्यूअर्स देखें कि ये ऊपर वाला जो धागा है ये बिल्कुल टाइट है और नीचे वाला धागा बिल्कुल लूज है। ठीक है व्यूअर्स, उसको सेट करने का तरीका ये है कि आप ऊपर वाला जो धागा है इसको भी थोड़ा टाइट कर लें, सॉरी ढीला कर लें। यहाँ से ऊपर वाला धागा टाइट और ढीला होता है और जो नीचे वाली फिरकी है उधर से आप उसको कर सकते हैं। नीचे वाली जो फिरकी है इसमें एक जो भी टांके के जितने भी मसले आते हैं उसमें एक सबसे बेहतरीन टांके के जितने भी मसले आते हैं कभी आप खींचिए नीचे वाली कभी खींचिए, दोनों बराबर ही खींचने चाहिए, मतलब दोनों को एक जैसे खींचे, मतलब एक ये देखिए कितनी जबरदस्त बात है। तो इसका मतलब है जो लूज है उसको आपने टाइट करना है। ऊपर वाले को आपने यहाँ से लूज और टाइट कर सकते हैं और जो नीचे वाला धागा है इसमें आपका ऊपर वाला धागा मतलब टाइट है, लेकिन इसको हम लूज इससे ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज्यादा लिमिट नहीं होता है लूज करने की। तो हम नीचे वाले धागे को हम टाइट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। नीचे वाले धागे को हम कैसे टाइट कर सकते हैं? ये बहुत आसान है, इसको खोलें और इसके लिए कोई पेचकस वगैरह की जरूरत नहीं होती, ये निकालें और इसी के साथ ही ये वाला जो है ये आप देख रहे हैं छोटा सा नट लगा हुआ है, इसको इसी के साथ ही आप टाइट कर दें। ठीक है, जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए मैंने टाइट कर दिया है, तो आप अभी इसको आप लगा दें फिरकी को, दोबारा आप इसको चलाएं। ये वाली लाइट ऑन करें ना। अच्छा देखिए अभी मैं इन दोनों को खींच रहा हूँ ना, तो ये दोनों बराबर खींच रहे हैं, दोनों में से कोई भी लूज और टाइट नहीं है, दोनों एक बराबर हैं। अभी मैं इसकी सिलाई करूँगा तो इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक आएगी। वैसे कि मुझे भी नहीं पता था कि ये दोनों धागे को इकट्ठा खींच के एक जैसी चाहिए होनी चाहिए। देखें ऊपर वाला धागा टाइट है हमारा और नीचे वाला धागा बिल्कुल लूज है। ले लो, देखें ऊपर वाला धागा हमारा बिल्कुल टाइट है और नीचे वाला कितना लूज है। इसका वही तरीका जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से अभी जब इसको हम सेट कर लेंगे तो एक चीज का ख्याल रखना है कि ये वाला जो धागा है बाद आपका धागा यहाँ से निकल के आ रहा था, ये फिर लूज होता है, इसको आपने प्रॉपर इसके अंदर से ऐसे करके निकालना है, यहाँ से फिर इसका बिल्कुल ठीक धागा निकलेगा। इसको हम लगाएंगे। ये देखें अभी मैंने इनको दोनों को लगा दिया है और देखें दोनों एक ही जैसे बराबर हैं। अगर आपको लगता है कि एक थोड़ा सा लूज है तो उसको थोड़ा टाइट कर लें, मैंने तरीका आपको बता दिया। तो मैं सिलाई करूँगा, अभी इसकी सिलाई बिल्कुल ठीक आएगी। देखें व्यूअर्स इसकी सिलाई अभी बिल्कुल सही है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जब आप ऐसी सिलाई करते हैं कि जो सिलाई आपकी बाहर वाली साइड पे नजर आनी, मतलब नीचे वाली सिलाई बाहर वाली साइड पे नजर आनी है, तो उसमें आपने किस तरह करना है? ये देखें जिस तरह हम वो बनाते हैं दामन बनाते हैं कि जो नीचे वाली सिलाई है वो आपकी ऊपर नजर आती है, तो फिर आपने जो नीचे वाला धागा है उसको नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टाइट रखना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नीचे वाला धागा ढीला होगा तो वो आपकी सफाई नहीं आएगी। जिस तरह ये देखें, ये हम कोई दामन वगैरह बनाते हैं या इस तरह का कोई भी सिलाई जिसमें नीचे वाला धागा आपका ऊपर बाहर वाली साइड पे नजर आना है, तो उसमें आपने ये करना है, ये देखेंगे उसमें आपने ये करना है कि ये नीचे वाला जो धागा है
उसको आपने और ज़्यादा टाइट करना। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ढीला लग रहा है, तो ये ऐसे लग रहा है कि उठा उठा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ उसी तरीके से। देखिए भैया मैंने नीचे वाली फिरकी को उसी तरह थोड़ा सा मज़ीद टाइट कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा सिलाई करके। तो आप इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें। वैसे मैं थोड़ी सी मोटी सिलाई कर रहा हूँ। देखिए भैया ये नीचे वाला, ये पहले वाली सिलाई है, इसमें थोड़ा धागा उठा कर लगता है। और ये बाद वाली मैंने सिलाई की है, इसमें धागा बिल्कुल टाइट लग रहा है। तो जो ऐसी सिलाई जिसमें आपकी नीचे वाली सिलाई बाहरी वाली साइड पे नजर आनी है, तो या तो आप ऊपर वाला टाइट है इसको थोड़ा लूज कर लें, सॉरी ऊपर वाला लूज है इसको जरा टाइट कर लें, या नीचे वाला जो ज्यादा ऊपर वाला उसको लूज कर लें। अभी देखिए मैं इसको आपके सामने आपके सामने ऊपर वाला जो धागा है इसको जरा टाइट करूंगा। यहाँ से इसको हम यहाँ से इसको हम अपनी मर्जी से हम जितना भी टाइट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको टाइट कर लिया है। अभी मैं आपको यही इसी कपड़े के ऊपर सिलाई करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली अभी मैंने सिलाई की है, और ये देखें ऊपर से भी बिल्कुल ठीक है और नीचे से भी बिल्कुल ठीक है। पहले वाला हमारा नीचे वाला टाइट था धागा, तो आप नीचे वाले को मैंने लूज नहीं किया, ऊपर वाले को मैंने टाइट कर लिया, तो दोनों बराबर हो गए। मकसद दोनों को बराबर करना है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक नई चीज़ आपके लिए कि अगर आप कोई मोटा धागा सिलाई करना चाहते हैं ऊपर में, तो आप सुई में मोटा धागा नहीं डाल सकते। मतलब कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी जिसमें मैंने एक की है, तो आपको मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये देखें मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग की है, ये किस तरह हुई है। इस तरह हुई है कि नीचे जो फिरकी है उसमें मैंने मोटा धागा डाल लिया, इसमें मैंने मोटा धागा डाला है, और इस साइड से मैंने सिलाई की है ऐसे जब सिलाई किए तो वो मोटा धागा नीचे निकलता गया, एक डिज़ाइन बन गया। ये भी टांके के हवाले से आपको ये अहम बात है जो मैंने आपको साथ शेयर की है। शुक्रिया। उससे खामियाज हमें मैं कई चीज़ें सीख ली हैं। जी कुछ ये जो बाद वाली आपको वीडियो दिखाई, इससे आपने कुछ सीखा? मुझे तो मैं खुद गौर से देख रही थी और मैंने कई नई चीजें इसमें देखी हैं कि धागे जो हमारा डिस्टर्ब होता है, और ये बड़ा एक प्रॉब्लम रहती है धागा ना टाइट, तंग, खुला, टूटना, ये सारी चीजें। चलें जी आगे चलते हैं। बुनियादी टांकों के हवाले से हमवार गुम सीवन जो है वो भी आप लोगों को पता है, और सिलाई लगाने का तरीका ये अभी दोनों वीडियो में आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा, इसलिए अब मैं अगर स्लाइड पढ़ के आपको सुनाती हूँ तो बेवकूफी होगी, आप लोग इसको देख चुके हैं वीडियो में। ये देखें ना, ये यहाँ पर भी उन्होंने एक लिंक शेयर किया हुआ है कि आप इसको खोलेंगे तो वही आप YouTube की वीडियो से जो मैंने आप लोगों को दिखाई, इसी तरह से आप वीडियो के जरिए भी बेसिक जो स्टिचेस हैं उनको देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये है कि सिलाई के लिए सुइयों का साइज, तो आपने जो नीडल्स हैं उनको कपड़ों के मुताबिक किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो चले हम ये जो YouTube का लिंक दिया हुआ है मैं वीडियो खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें जरा आप।
इसमें मुख्तलिफ टाइप के कपड़े जैसा कि नेट, वेलवेट, जीन्स, लेदर, पर्दे, नॉर्मल सिंपल क्लॉथ्स जैसा कि कॉटन, लीलन, सिल्क, होजरी वगैरह, पॉलिएस्टर की रजाइयों को सीने के लिए घर पर ही आप चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप वर्क कर सकें, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वही मैंने खोला है, आप उसको देखें। नीडल्स यूज़ की जाती हैं या कौन सी नीडल किस कपड़े के लिए यूज़ की जाती है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। देखने में ये सब नीडल्स एक ही जैसी होती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में फ़र्क होता है। नीडल्स की नोक जो है ये भी बड़ी इंफॉर्मेटिव है। हम लोग समटाइम ऐसा करते हैं, जैसा भी कपड़ा हो हम एक ही तरह की नीडल को के नीचे जबरदस्ती कपड़े को रख देते हैं। डिफरेंट नंबर की नीडल मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर मशीन में हर तरह का ब्रांड यूज़ नहीं होता, हर मशीन हर तरह का ब्रांड एक्सेप्ट नहीं करती। तो आपकी मशीन में जिस टाइप की सुई लगती है आपको उसी ब्रांड्स के बाकी के नंबर्स यूज़ करने हैं। इन चीज़ों को हर ब्रांड में, मतलब जैसे ये ग्रीन पत्ते रखे हुए हैं तो इसके अंदर ऑल नंबर अवेलेबल हैं, अगर ब्लू मौजूद है तो इसके ऑल नंबर अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास ऑर्गन की नीडल्स हैं, ठीक है, मेटालिक नीडल्स, तो इनमें भी आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिए मैं भी बड़े गौर से देख रही हूँ। डिफरेंट किस्म के जो आप फैब्रिक है उसके लिए सुइयों किस तरह से आप चेंज करते हैं। दे देती हूँ। फाइन सिलाई या फिनिशिंग के लिए सुई का कपड़े के अकॉर्डिंग प्रॉपर होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपकी नीडल कपड़े के मुताबिक नहीं होगी तो या तो सुई टूट जाएगी या फिर कपड़ा खींचने लगेगा, और इसके लिए आपको प्रॉपर नीडल लगाना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि नीडल के कौन से नंबर किन यूजेस में आते हैं और आप इनसे कौन कौन से फैब्रिक या मटेरियल स्टिच कर सकते हैं। नीडल के नंबर यूँ तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगी जो कि इंतहाई कॉमन है और घरों में आमतौर पर यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीडल के कौन से नंबर से हम किस तरह का कपड़ा सी सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीडल नंबर 10 की। मेरे पास यहाँ नीडल नंबर 10 अवेलेबल है, नीडल नंबर 11 मिसिंग है मेरे पास। नीडल नंबर 10 या 11 ठीक है। इससे आप पतला कपड़ा या फाइन कपड़ा सी सकते हैं। 11 नंबर की नीडल से आप नेट सी सकते हैं, सिल्क, होजरी, वेलवेट, पॉलिएस्टर की रजाई जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, वो आप 11 नंबर की सुई से सी सकते हैं। 10 नंबर की सुई भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, और 12 और ये 13 नंबर की सुई भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे पास जो सुइयाँ अवेलेबल थी या जो मेरे यूज़ में है, मैं आपको उनसे मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 14 नंबर की सुई की तरफ। 14 नंबर की सुई स्टैंडर्ड साइज की सुई कहलाती है, जो कि एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और कढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कढ़ाई की तमाम मशीनों में, मेरे ख्याल है मोस्ट ऑफ बच्चों को तो बिल्कुल ठीक आ रही है ना आवाज। ये बहुत फाइन कढ़ाई करती है, और फाइन कपड़े मतलब वेलवेट वगैरह और पॉलिएस्टर की रजाइयों को सीने के लिए भी 14 नंबर की सुई इस्तेमाल की जा सकती है। इससे आप कॉटन के कपड़े भी सी सकते हैं और लीलन वगैरह के कपड़े भी आप इससे स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मोटा कपड़ा ये सुइयाँ स्टिच नहीं करती हैं। अगर आप 10, 11, 12, 13 या 14 नंबर की सुई से थोड़ा सा भी मोटा कपड़ा जीन्स टाइप या कुछ सीने की कोशिश करेंगे तो ये नीडल्स टूट सकती हैं। अब आ जाते हैं हम नीडल नंबर 16 की तरफ। नीडल नंबर 16 ये एक कॉमन नंबर है और ये स्टैंडर्ड नंबर भी कहलाता है। इससे हम नॉर्मल घरों में अपने सिलने वाले तमाम कपड़े सीते हैं। कॉटन, लीलन, ब्राउन, रेशमी स्टैंडर्ड साइज के कपड़े जो थोड़े स्टफ मोटे में होते हैं और आसानी से सिल जाते हैं। तमाम ब्रांड्स की नीडल में ये सबसे ज़्यादा कॉमन नीडल है। 16 नंबर की नीडल से अगर आप बहुत मोटा कपड़ा सीने की कोशिश करेंगे तो ये टॉप करने लगती है या धागा छोड़ने लगती है, जिससे साफ अंदाजा होता है कि 16 नंबर की नीडल से वो कपड़ा स्टिच नहीं होगा, आपको नीडल चेंज करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं नीडल नंबर 18 की तरफ। नीडल नंबर 18 ये आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली ऐसी नीडल का नंबर है
जिससे कि आमतौर पर मोटे कपड़े सिए जाते हैं। कुछ लोगों की मशीनों में ये नॉर्मली 18 नंबर की सुई यूज़ होती है, 16 नंबर की सुई यूज़ नहीं होती। वो 18 ही नंबर की सुई से लीलन या कॉटन वगैरह के कपड़े स्टिच करते हैं, लेकिन 18 नंबर की सुई से आमतौर पर मोटा कपड़ा सिया जाता है। मसलन पैंट कोट वगैरह, सोफे का कपड़ा, पर्दे का कपड़ा, जीन्स, और अगर जैसे पोंचा हम बनाते हैं तो उसकी कई लेयर्स होती हैं, या कपड़े की कई लेयर्स अगर आपको स्टिच करनी हो, पर्दे सीने हो या सोफा सीना हो तो आपको सोफा कवर सीना हो तो आपको 18 नंबर की सुई दरकार होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर जो है मेरे पास वो ऑर्गन की सुइयों का है। ऑर्गन एक स्पेशल ब्रांड है। ये सुइयां प्राइस में थोड़ी महंगी होती हैं, और अगर इसके कार्ड को खोलें, मेरे पास ये फिनिश हो चुकी हैं, ये इस तरह से होती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये प्लास्टिक का एक कार्ड दिया हुआ होता है और उसके अंदर ये सुइयां जो है वो लगी हुई होती हैं, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्गन की इन निडल्स को बॉल पॉइंट निडल भी कहते हैं। ऑर्गन के ब्रांड नेम से मिलने वाली ये निडल बाजार में आमतौर पर दस्तयाब है। इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं। मेरे पास 16 नंबर और 18 नंबर अवेलेबल है। इन निडल से आप स्वेटर या स्ट्रेची कपड़ा जो है स्टिच कर सकते हैं, जर्सी कपड़ा स्टिच कर सकते हैं, हल्के वजन के जो कपड़े होते हैं वो आप इससे स्टिच कर सकते हैं। और कपड़े जो कि लचकदार होते हैं उनके लिए फाइन निडल यूज की जाती है। तो आप 11 नंबर की सुई से भी जो है वो स्ट्रेची कपड़ा स्टिच कर सकते हैं, और ऑर्गन की 16 या 18 नंबर की सुई से भी स्ट्रेची कपड़े को स्टिच कर सकते हैं। निडल की इतनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इसके बाद भी अगर आपके निडल्स अच्छा रिजल्ट ना दें, मतलब इनमें से कोई भी निडल आप यूज़ कर सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग, अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही तो आप जान लें कि आपकी मशीन जो है वो उस निडल को एक्सेप्ट नहीं कर रही। फिर आपने क्या करना है, अखबार का एक पेपर ले लेना है या कागज़ का इस तरह का एक प्लेन पेपर टुकड़ा ले लेना है, और आपने सिलाई के नीचे यानी कपड़े के नीचे उस अखबार के पेपर को रख लेना है, स्टिच करते जाना है और आपकी सिलाई इंशाल्लाह फाइन होती चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप बुकरम पेपर का यूज कर सकते हैं। आखिर में एक नंबर मेरे पास रह गया है सुई का, ठीक है। मैंने सोचा मैं आपको वो भी बता दूं। उसका कार्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन सुई की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। 21 नंबर की जो ये सुई है, ठीक है, इससे रिलेटेड मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इससे हम कार की सीट कवर सीते हैं, मोटे सोफा कवर सीते हैं, लेदर की जैकेट सीते हैं, और मोटे स्टफ के पर्दे और मोटी जीन्स, ठीक है। 21 नंबर की निडल से अच्छी तरह से सिलाई की जा सकती है। कपड़ों के स्टेप से रिलेटेड उम्मीद है आपको सुइयों की इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी, कुछ इस वीडियो से सीखा? कोई एक दो स्टूडेंट्स मुझे जरा फीडबैक दें कि जो भी सुइयों के नंबर जो है उनमें से कौन सी चीज आपको नई लगी। सुइयों की साइज के हिसाब से, कपड़े की जो फैब्रिक की टाइप्स है, कपड़ा कौन सा होना चाहिए और सुई का साइज कौन सा होना चाहिए, मशीन की जो नीडल्स है, किसको कौन सी चीज जो नई लगी हो। जी 21, बिल्कुल बिल्कुल 21 वाला। और जो ऑर्गन नीडल्स के बारे में उन्होंने बताया है, मेरी तरह आप लोगों को भी पहले नहीं पता था।
आपकी कब है? तो 18 को आप लोगों को कॉलेज जाना है ना? लॉकडाउन से पहले उन्होंने 18 दिया था। नहीं मतलब उन्होंने कहा था 11 को खुले थे, 11 को शुरू होंगे, फिर 18 हम ये जो स्ट्रेच होने वाला फैब्रिक है उसके लिए, या फिर जो उससे जरा मोटा जीन्स टाइप कपड़ा जब हम सीते हैं तो उससे बहुत ज्यादा टॉप करती है मशीन ना, बड़े लंबे लंबे टांके लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त इसमें सजेशन दी है आपको कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा अब ये देखिए, प्लेट तो आप समझते हैं सारे माशाल्लाह। अच्छा, प्लेट की मुख्तलिफ इकसाम है, बॉक्स प्लेट, साइड प्लेट, लाइन प्लेट्स, उल्टे रुख के प्लेट्स और क्रॉस लाइन प्लेट्स। ठीक है, ये अब आपने मुझे इन सब के बारे में एक एक लाइन डिटेल बतानी है कि ये क्या होते हैं, अगर पता है तो, नहीं तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ और हम ये वीडियो इसको देखते हैं कि इसमें प्लेट्स की टाइप्स क्या बताई हुई हैं। जरा मुझे जल्दी से बताएं कि बॉक्स प्लेट क्या होते हैं, साइड प्लेट्स, लाइन प्लेट्स, उल्टे रुख के प्लेट और क्रॉस प्लेट, इनमें से कौन से प्लेट्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? जल्दी। लगता है जो वो फ्रंट साइड से नजर नहीं आता। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मुझे इनमें से किसी प्लेट का नहीं पता कि ये क्या होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जिसको जो पता है वो बताएं। सही गल चलते हैं। ये लिंक है जो अगर आप डिटेल देखना चाहें तो ये आपके लिंक साथ दिए हुए हैं, और ये आपकी टेक्स्ट बुक के साथ ये लिंक है, आपको इजी रहे। अच्छा, डार्ट बनाना क्या होता है? डार्ट को तय की शक्ल में सिया जाता है। ये उम्र खवातीन के लिबास में फिटिंग और शक्ल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अक्सर डिजाइन के तौर पर भी इस्तेमाल की जाते हैं, बच्चों की फ्रॉक और शर्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि मजीद डिजाइनिंग में पिंटेक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पिंटेक्स और ओपनएक्स लिबास में जिद्दत पैदा करने के साथ साथ लिबास को नुमाया और खूबसूरत दिखाने में मदद देते हैं। लिबास में क्रॉस और तिरछी शक्ल में बनाए जाते हैं। छोटे और बड़े डार्ट के इम्तिजाज से डिजाइन बनाए जाते हैं। जी, इसको समझते हैं आप लोग? सारे तुम्हें मिले? अगर तुम्हें मिलने हैं सारे, चलो बेटा ये ले लो, तो एक दे दूंगा। अच्छा, ये 3-4 बच्चे मेरे साथ इंटरएक्टिव हैं, बाकी सब तो मुझे लगता है बस अल्लाह लौट के हैं, उनको तो सिलाई से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, है ना? ये 37 इस वक्त पार्टिसिपेंट है मेरे साथ, लेकिन जो इंटरएक्टिव मेरे साथ वो सिर्फ 3 या 4 स्टूडेंट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सना।
तैमूर खा रहा है, दूसरे को दो, मुझे भी दो। होते हैं जो अमूमन प्लास्टिक के, धातु के, शीशे के या किसी भी खास चीज के बने होते हैं। बाद दफा ऊन के बने होते हैं, धागे के बने होते हैं, कपड़े के भी बने होते हैं। ये कपड़े के दो हिस्सों को मिलाने के काम आता है आर्जी तौर पर, जो जोड़ता है, जब चाहे वहां से कपड़े को हम खोल सकते हैं। बटन बैग और पर्स पर खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। बटन को धागे के लूप या फिर काज के जरिए गुजार कर बंद किया जाता है। आजकल अमूमन बटन प्लास्टिक, धातुओं, लकड़ियों के बने होते हैं जो कपड़ों पर लगाए जाते हैं। कुछ गला पट्टी, कुछ शूज भी जरूर कर लीजिएगा टाइट्स के, यानी कि जीन। वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, ये देखिए, स्पेशली ये वाला। आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछिए, बात कीजिए मुझसे। तो हमारा यूनिट नंबर 7 था, ये हमारा यूनिट नंबर 8 है। टेक्सटाइल की खुसूसियात और सिलाई। इसमें हम रेशे से धागे बनाने के अमल के बारे में सारी मालूमात लेंगे कि रेशे से धागा कैसे बनता है, और इसकी मुख्तलिफ इकसाम के बारे में जानेंगे। और फिर घर में इस्तेमाल होने वाली टेक्सटाइल की मसनूआत की अहमियत का अंदाजा और सिलाई की जो बुनियादी चीजें उनके बारे में। इसमें जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं वो झालर, कटाओ, कॉलर, ड्रार्ट्स, प्लेट, आस्तीने, बटन, काज और लैस के इकसाम और बनाने के तरीके। डिजाइन हम डिफरेंट बनाते हैं, उनकी इकसाम और उनको बनाने के तरीके। अब ये सारे यूनिट के मुकासद लिखे, अब मुझे बताएं कि आपके इंटरेस्ट की कौन सी चीजें हम उस पर डिस्कस करते हैं। इनमें से आपको लगता है जो आपके इंटरेस्ट की चीज है मुझे बताएं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। नहीं आ रहा करते। था हमारा छठा यूनिट, ये उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। ये आज यहाँ से शुरू करते हैं। कॉलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर्स क्या होते हैं, हाउ टू सीव अ स्टैंडिंग कॉलर। स्टैंडिंग कॉलर को हम कैसे सीते हैं। कमीज, जैकेट या ब्लाउज के गले के हिस्से के ऊपर की तरफ खड़े हुए या फोल्ड हिस्से को हम कॉलर कहते हैं। इसकी इकसाम कितनी होती है। फ्लैट कॉलर, ये है जी, ये क्या लिखा हुआ है, बीती कॉलर, कोट कॉलर, बैन या शॉल कॉलर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर, हाउ टू सीव अ स्टैंडिंग कॉलर। चलिए पहले हम कॉलर का ही देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलर एंड हाउ टू सीव अ स्टैंडिंग कॉलर। चलें जी वीडियो देखते हैं हम इसकी।